हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल रानू साहू। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पारिस्थितिक अनुक्रमण या इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इस टॉपिक को हम डायग्राम और नोट्स की हेल्प से आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में सबसे पहले हम साइनेप्सिस के माध्यम से यह जानेंगे कि इस वीडियो में हम आपको आगे चलकर इस टॉपिक के बारे में क्या क्या जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में सबसे पहले हम पारिस्थितिक अनुक्रमण या इकोलॉजिकल सक्सेशन का इंट्रोडक्शन या परिचय देखेंगे। फिर सेकेंड में देखेंगे हम इसका डेफिनेशन या परिभाषा। थर्ड में देखेंगे स्टेज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। स्टेज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन में हम देखेंगे कि इकोलॉजिकल सक्सेशन या पारिस्थितिक अनुक्रमण की कितनी अवस्थाएं होती हैं या फिर पारिस्थितिक अनुक्रमण कितनी अवस्थाओं में कंप्लीट होती हैं। यदि हम पारिस्थितिक अनुक्रमण या इकोलॉजिकल सक्सेशन की अवस्थाओं की बात करें तो ये 3 अवस्थाओं में कंप्लीट होती हैं। पहला है पायोनियर स्टेज, दूसरा है इंटरमीडिएट स्टेज और तीसरा है क्लाइमेक्स स्टेज। फिर फोर्थ में देखेंगे हम टाइप ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। टाइप ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन में हम जानेंगे कि इकोलॉजिकल सक्सेशन कितने प्रकार के होते हैं। यदि हम मुख्य तौर पर इकोलॉजिकल सक्सेशन के प्रकार की बात करें तो इकोलॉजिकल सक्सेशन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राइमरी सक्सेशन और दूसरा है सेकेंडरी सक्सेशन। उसके बाद देखेंगे हम कंक्लूजन। इन सभी पॉइंट को पढ़ने के बाद हम जानेंगे कि इसका कंक्लूजन या निष्कर्ष क्या निकलता है। उसके बाद देखेंगे रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इस नोट्स को या फिर इस वीडियो को कहाँ से प्रिपेयर किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं पारिस्थितिक अनुक्रमण या इकोलॉजिकल सक्सेशन का इंट्रोडक्शन। कोई भी कम्युनिटी प्रकृति में सदैव स्थायी नहीं रहता है, यह डायनेमिक होता है जो समय एवं स्थान के अनुसार परिवर्तित होते रहता है। अतः पारिस्थितिक परिस्थितियों के प्रभाव से किसी कम्युनिटी की संरचना में होने वाले परिवर्तन को इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। इसका सर्वप्रथम अध्ययन मिश्रा और पुरी ने सन 1965 में किया था। तो यहाँ पर कम्युनिटी शब्द का उपयोग किया गया है। तो आखिर कम्युनिटी हम किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि आखिर हम कम्युनिटी या समुदाय किसे कहते हैं। तो एक ही स्थान में रहने वाले जीवों के समूह को हम कम्युनिटी या समुदाय कहते हैं। जैसे मानव समुदाय, जंगल में रहने वाले जीवों को जंगली समुदाय और जल में रहने वाले जीवों को जलीय समुदाय। इस प्रकार से भिन्न भिन्न जीवों का भिन्न भिन्न प्रकार का समुदाय होता है, कम्युनिटी होता है। तो इन्हीं कम्युनिटी के बेस पर या फिर आधार पर हम इकोलॉजिकल सक्सेशन या पारिस्थितिक अनुक्रमण को समझेंगे। यदि हम पारिस्थितिक अनुक्रमण या इकोलॉजिकल सक्सेशन की इंट्रोडक्शन को डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करें तो हम इस डायग्राम की हेल्प से इकोलॉजिकल सक्सेशन या पारिस्थितिक अनुक्रमण को आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम फॉरेस्ट कम्युनिटी का उदाहरण लेकर इस इकोलॉजिकल सक्सेशन या पारिस्थितिक अनुक्रमण को समझने की कोशिश करेंगे। यदि इस डायग्राम को हम देखें तो यहाँ पर एक फॉरेस्ट कम्युनिटी प्रेजेंट है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु उपस्थित हैं। अब ऐसा है कि ये फॉरेस्ट कम्युनिटी जहाँ पर जिस स्थान पर उपस्थित है वह हमेशा के लिए उसी स्थान पर ही रहेगा, यह संभव नहीं है। यह समय और पारिस्थितिक परिस्थितियों के प्रभाव में या फिर प्राकृतिक आपदाओं के कारण कभी न कभी जो फॉरेस्ट कम्युनिटी यहाँ पर प्रेजेंट है वह दूसरी कम्युनिटी में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये जो फॉरेस्ट कम्युनिटी है उसमें किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण या फिर पारिस्थितिक परिस्थितियों के प्रभाव के कारण आग लग जाती है। तो आग लगने के बाद जो ये फॉरेस्ट कम्युनिटी थी उसमें जो भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे थे, भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु थे, वे सारे नष्ट हो गए। और ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु के नष्ट होने के बाद यह फॉरेस्ट कम्युनिटी जो थी वह एक बंजर जमीन में एक रिक्त स्थान में परिवर्तित हो गई, जहाँ पर अब कोई भी कम्युनिटी प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ पर जो बंजर ज़मीन बनी है, जहाँ पर कोई भी कम्युनिटी प्रेजेंट नहीं है, जो रिक्त स्थान है वह हमेशा के लिए ऐसे ही रहेगा, हमेशा के लिए रिक्त ही रहेगा, यहाँ पर कोई भी कम्युनिटी प्रेजेंट नहीं होगी, ऐसा नहीं है। इसमें भी धीरे धीरे विकास होगा, इसमें भी धीरे धीरे समय के साथ परिवर्तन होगा। पारिस्थितिक परिस्थितियों के प्रभाव में यह पुनः दूसरी कम्युनिटी में परिवर्तित हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि प्रकृति में चाहे कोई भी कम्युनिटी हो वह सदैव स्थायी नहीं होता है। जिस स्थान पर वह उपस्थित है उस स्थान पर वह हमेशा के लिए वैसे ही रहेगा, यह संभव नहीं है। वह प्राकृतिक आपदा के कारण या समय के साथ एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी में परिवर्तित हो ही जाता है। जैसे इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फॉरेस्ट कम्युनिटी थी, उसमें आग लग गई तो यह बंजर जमीन में परिवर्तित हो गया। अब बंजर जमीन जो है वह पुनः एक नई कम्युनिटी में परिवर्तित हो गया। तो इस प्रकार से किसी भी कम्युनिटी का प्राकृतिक आपदा के कारण या समय के साथ एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी में परिवर्तित होने की क्रिया को पारिस्थितिक अनुक्रमण या इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम देखेंगे इसका डेफिनेशन।
तो पारिस्थितिक अनुक्रमण के डेफिनेशन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, वह नेचुरल प्रोसेस जिसमें एक कम्युनिटी समय के साथ पारिस्थितिक परिस्थितियों के प्रभाव में दूसरे कम्युनिटी में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। तो इसमें भी उसी बात को बोला जा रहा है जिसको मैंने इंट्रोडक्शन में अच्छे से समझाया है कि कोई भी कम्युनिटी है वह पारिस्थितिक परिस्थितियों के प्रभाव में या फिर पारिस्थितिक आपदा के कारण एक कम्युनिटी से दूसरे कम्युनिटी में परिवर्तित हो जाता है, एक समुदाय से दूसरे समुदाय में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा स्टेज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टेज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन को। तो यदि हम पारिस्थितिक अनुक्रमण या इकोलॉजिकल सक्सेशन की अवस्थाओं की बात करें, इसके स्टेज की बात करें, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन की 3 अवस्थाएं या फिर 3 स्टेज होती हैं, जिसमें से सबसे पहला है पायोनियर स्टेज, दूसरा है इंटरमीडिएट स्टेज और तीसरा है क्लाइमेक्स स्टेज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पायोनियर स्टेज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम पायोनियर स्टेज। यह इकोलॉजिकल सक्सेशन की सबसे प्रारंभिक अवस्था होती है जिसमें कोई भी कम्युनिटी प्रेजेंट नहीं होती है। इसमें केवल रिक्त स्थान व कुछ चट्टानें ही पाई जाती हैं। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन के पायोनियर स्टेज को समझने के लिए हम इस डायग्राम को देख सकते हैं। जब किसी भी स्थान में किसी कम्युनिटी के विकास होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो पायोनियर स्टेज जो होता है वह हमें इस प्रकार से दिखाई देता है। पायोनियर स्टेज की अवस्था में उस स्थान पर ना ही कोई पेड़ पौधा उपस्थित होता है और ना ही कोई जीव जंतु उपस्थित होते हैं। वहाँ पर केवल कुछ चट्टानें ही प्रेजेंट होती हैं। तो किसी भी स्थान के इस प्रकार की अवस्था को हम पायोनियर स्टेज कहते हैं, जो इकोलॉजिकल सक्सेशन की सबसे प्रारंभिक अवस्था होती है, जिसमें कोई भी पेड़ पौधे उपस्थित नहीं होता है, कोई भी जीव जंतु उपस्थित नहीं होता है। तो इस प्रकार से होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन का पायोनियर स्टेज। उसके बाद होता है इंटरमीडिएट स्टेज। लेकिन इंटरमीडिएट स्टेज को समझने से पहले हम क्लाइमेक्स स्टेज को समझ लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे इंटरमीडिएट स्टेज को। यदि हम इकोलॉजिकल सक्सेशन के क्लाइमेक्स स्टेज की बात करें तो यह इकोलॉजिकल सक्सेशन की अंतिम अवस्था होती है जिसमें कोई रिक्त स्थान या एक कम्युनिटी पूर्णतः दूसरी कम्युनिटी में डेवलप हो चुका होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के एनिमल एंड प्लांट उपस्थित रहते हैं। क्लाइमेक्स स्टेज इकोलॉजिकल सक्सेशन की अंतिम अवस्था होती है। जब पारिस्थितिक अनुक्रमण या इकोलॉजिकल सक्सेशन की क्रिया पूर्ण हो जाती है, वह पूर्ण रूप से एक कम्युनिटी में परिवर्तित हो जाती है, तो इस अवस्था को हम क्लाइमेक्स स्टेज कहते हैं। क्लाइमेक्स स्टेज की अवस्था में बहुत सारे जीव जंतु और बहुत सारे पेड़ पौधे उस स्थान पर उपस्थित होते हैं। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि पायोनियर स्टेज में जिस स्थान पर कोई भी जीव जंतु प्रेजेंट नहीं थी, कोई भी पेड़ पौधे प्रेजेंट नहीं थे, वह क्लाइमेक्स स्टेज में पूर्णतः विकसित हो चुका है। इसमें बहुत सारे जीव जंतु प्रेजेंट है और बहुत सारे पेड़ पौधे प्रेजेंट हैं। तो इस प्रकार से किसी रिक्त स्थान का पूर्ण रूप से किसी कम्युनिटी में परिवर्तित हो जाने की अवस्था को हम क्लाइमेक्स स्टेज कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गया इसका क्लाइमेक्स स्टेज। इसके बाद हम देखेंगे इंटरमीडिएट स्टेज। यदि पारिस्थितिक अनुक्रमण या इकोलॉजिकल सक्सेशन के इंटरमीडिएट स्टेज की बात करें तो पायोनियर और क्लाइमेक्स स्टेज के बीच में पाए जाने वाली स्टेज को हम इंटरमीडिएट स्टेज कहते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन में इंटरमीडिएट स्टेज वह स्टेज होता है जो पायोनियर स्टेज और क्लाइमेक्स स्टेज के बीच में पाया जाता है। पायोनियर स्टेज की अवस्था में कोई भी स्थान जो होता है वह रिक्त स्थान होता है। वहाँ पर कोई भी कम्युनिटी प्रेजेंट नहीं होती है, कोई भी जीव जंतु प्रेजेंट नहीं होता है, कोई भी पेड़ पौधे प्रेजेंट नहीं होता है। और क्लाइमेक्स स्टेज वह स्टेज होता है जिसमें वह पूर्णतः एक कम्युनिटी या दूसरी कम्युनिटी में परिवर्तित हो चुका होता है, जिसमें बहुत सारे जीव जंतु प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे प्रेजेंट होते हैं, वह पूर्ण रूप से विकसित हो चुका होता है। तो पायोनियर स्टेज का क्लाइमेक्स स्टेज तक पहुंचने के बीच के समय को हम इंटरमीडिएट स्टेज कहते हैं। इंटरमीडिएट स्टेज की अवस्था में इस स्थान पर बड़े बड़े पेड़ पौधे और बड़े बड़े जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं। इंटरमीडिएट स्टेज की अवस्था में इस स्थान पर छोटे छोटे जीव जंतु पाए जाते हैं और छोटे छोटे पेड़ पौधे ही उपस्थित होते हैं, जैसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, घास फूस, कटीली पौधे, झाड़ियाँ आदि। तो इस प्रकार से यह इकोलॉजिकल सक्सेशन की इंटरमीडिएट स्टेज होता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया स्टेज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। स्टेज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन में सबसे पहले हमने देखा पायोनियर स्टेज, दूसरा है इंटरमीडिएट स्टेज। लेकिन इंटरमीडिएट स्टेज को समझने से पहले हमने क्लाइमेक्स स्टेज को समझा। क्लाइमेक्स स्टेज के बाद हमने देखा इंटरमीडिएट स्टेज। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट, टाइप ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। यदि हम इकोलॉजिकल सक्सेशन के टाइप की बात करें तो इकोलॉजिकल सक्सेशन मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। पहला है प्राइमरी सक्सेशन और दूसरा है सेकेंडरी सक्सेशन। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी सक्सेशन को।
किसी कम्युनिटी का ऐसे क्षेत्र में स्थापित होना जहां पहले कोई कम्युनिटी प्रेजेंट नहीं थी, तो इस प्रकार के अनुक्रमण को प्राथमिक अनुक्रमण या प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। इस प्रकार का अनुक्रमण किसी भी स्थान में शुरू हो सकता है, जैसे ज्वालामुखी के फटने के पश्चात उसका लावा ठंडा होने के बाद उससे बनने वाली चट्टानों पर या किसी नवनिर्मित तालाब पर प्राथमिक अनुक्रमण देखा जा सकता है। प्राइमरी सक्सेशन को हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। इस डायग्राम में ये जो चट्टान हमें दिखाई दे रही है, प्रेजेंट में इस चट्टान पर या फिर इस स्थान पर कोई भी कम्युनिटी प्रेजेंट नहीं है, कोई भी पेड़ पौधा प्रेजेंट नहीं है, कोई भी जीव जंतु प्रेजेंट नहीं है। और पास्ट में भी इस स्थान पर या फिर इस चट्टान पर कोई भी कम्युनिटी प्रेजेंट नहीं था, कोई भी पेड़ पौधे प्रेजेंट नहीं था, कोई भी जीव जंतु प्रेजेंट नहीं था। लेकिन फ्यूचर में यदि इस स्थान पर किसी कम्युनिटी का विकास हो जाता है तो इसे हम प्राइमरी सक्सेशन कहेंगे, क्योंकि इस स्थान पर या इस चट्टान पर जिस कम्युनिटी का विकास हुआ है वह प्राइमरी कम्युनिटी है। यदि उस स्थान पर सक्सेशन के द्वारा, अनुक्रमण के द्वारा पहली बार किसी कम्युनिटी का विकास हो जाता है तो उसे हम प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा प्राइमरी सक्सेशन। उसके बाद देखेंगे हम सेकेंडरी सक्सेशन। यदि हम पारिस्थितिक अनुक्रमण या इकोलॉजिकल सक्सेशन के सेकेंडरी सक्सेशन की बात करें तो सेकेंडरी सक्सेशन इस प्रकार से होगा। किसी नई कम्युनिटी का ऐसे क्षेत्र में स्थापित होना जहां पहले भी कोई कम्युनिटी प्रेजेंट थी, लेकिन किसी प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप, आग लगने आदि के कारण वह नष्ट हो गई और उसके बाद उस स्थान पर दूसरा नया कम्युनिटी का विकास हुआ, तो इस प्रकार के अनुक्रमण को द्वितीय अनुक्रमण या सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। पारिस्थितिक अनुक्रमण या इकोलॉजिकल सक्सेशन के सेकेंडरी सक्सेशन को हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, यहाँ पर एक कम्युनिटी प्रेजेंट है। इस कम्युनिटी में बहुत सारे जीव जंतु उपस्थित हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे उपस्थित हैं, लेकिन किसी प्राकृतिक आपदा के कारण यहाँ पर आग लग जाती हैं और आग लगने के बाद यहाँ पर जितने भी कम्युनिटी प्रेजेंट हैं, जितने भी जीव जंतु प्रेजेंट हैं, जितने भी पेड़ पौधे प्रेजेंट हैं, वे सारे नष्ट हो जाते हैं। और नष्ट होने के बाद ये जो स्थान है, जिस स्थान पर यह कम्युनिटी प्रेजेंट है, वह एक रिक्त स्थान में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद जो ये रिक्त स्थान बना है, उस स्थान पर पुनः सक्सेशन के द्वारा धीरे धीरे एक दूसरी कम्युनिटी का विकास हो जाता है, तो उसे हम सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। यहाँ पर जो कम्युनिटी का विकास हुआ है वह सेकेंडरी कम्युनिटी है, क्योंकि पहले भी वहाँ कम्युनिटी प्रेजेंट थी और उसके बाद यहाँ पर दूसरी कम्युनिटी का विकास हुआ, तो इसे हम सेकेंडरी कम्युनिटी कहेंगे। इसे हम सेकेंडरी सक्सेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस स्थान पर जो नई कम्युनिटी का विकास हुआ है, उस स्थान पर पहले भी कोई कम्युनिटी प्रेजेंट थी, लेकिन किसी प्राकृतिक आपदा के कारण वहाँ पर आग लग जाती हैं, तो आग लगने के बाद वह कम्युनिटी नष्ट हो गई, लेकिन उसी स्थान पर दूसरी कम्युनिटी का विकास हुआ, तो इसे हम सेकेंडरी कम्युनिटी कहेंगे। और इस प्रकार का जो अनुक्रमण है या सक्सेशन है, उसे हम सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा सेकेंडरी सक्सेशन। तो फ्रेंड्स, इन सभी को पढ़ने के बाद अब हमारा क्या निष्कर्ष निकलता है, हम जानेंगे इसका कंक्लूजन। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इसके कंक्लूजन को। इकोलॉजिकल सक्सेशन एक नेचुरल प्रोसेस है जो समय और स्थान के साथ किसी कम्युनिटी को एक कम्युनिटी से दूसरे कम्युनिटी में परिवर्तित कर देती है। इसका सर्वप्रथम अध्ययन मिश्र और पुरी ने सन 1965 में किया था। इस क्रिया को पूर्ण होने में लगभग 100 से 10,000 साल लग सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब यह है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन एक नेचुरल प्रोसेस है, इसे हम कृत्रिम रूप से परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। यह केवल समय के साथ ही परिवर्तित होता है, जिसमें कोई एक कम्युनिटी होती है जो स्वतः धीरे धीरे समय के साथ दूसरी कम्युनिटी में परिवर्तित हो जाती है, या फिर कोई रिक्त स्थान होता है, वह भी समय के साथ धीरे धीरे एक कम्युनिटी में परिवर्तित हो जाती है। तथा इस क्रिया को पूर्ण होने के लिए काफी अधिक समय लगता है, जैसे 100 से 10,000 साल भी लग सकते हैं। बहुत ही समय लगता है इस क्रिया को पूर्ण होने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये है इसका कंक्लूजन। इसके बाद हम देखेंगे रेफरेंस बुक कि मैंने इस नोट्स को कहाँ से प्रिपेयर किया है। तो सबसे पहला है डॉक्टर S.M. सक्सेना, दूसरा है H.N. बैजल, तीसरा है डॉक्टर V.K. तिवारी। ये सभी बुक्स के नाम हैं। इन सभी बुक्स की हेल्प से मैंने इस नोट्स को प्रिपेयर किया है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया है या आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार के वीडियो और इसी प्रकार के BSc के नोट्स आपके लिए लेकर आते रहूँगी।